हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 29वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के अधीन मराठा शासन में हमने देखा था कि रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने की वजह से इस क्षेत्र पर मराठों ने अंग्रेजों के अधीन रहते हुए कार्य किया और अंततः रघुजी तृतीय के वयस्क होने के बाद में उनको शासन सौंप दिया गया था, जो कि 1854 तक चलता है। और इसके बाद में 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर रघुजी तृतीय ने जो जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था वो भी समाप्त हो जाता है और अंतिम जिलेदार जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को शासन सौंप दिया। ठीक, तो ये पूरा स्टोरी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके आगे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इन पर चर्चा करते हैं। 11 दिसंबर 1853 रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है, निसंतान मृत्यु होती है। इसी वजह से यह पूरा क्षेत्र, मतलब जो नागपुर और छत्तीसगढ़ का जो पूरा क्षेत्र था वह डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हो जाता है और ब्रिटिशर्स के अधीन चला जाता है। ठीक है, तो 13 मार्च 1854 को व्यवगत नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने शासन प्रारंभ किया और 1 फरवरी 1855 को अंतिम जिलेदार गोपाल राव ने यह क्षेत्र ब्रिटिशर्स को आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से सौंप दिया। अब इस क्षेत्र में शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ नए मेथड्स, कुछ नए तरीके ईजाद किए। इसी में एक था डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति करना। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सबसे पहला डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है, इसका नाम है चार्ल्स सी इलियट। यह जो व्यक्ति है छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? चार्ल्स सी इलियट। अब जब इस क्षेत्र को डिप्टी कमिश्नर्स के अंदर रखा जाता है तब यहाँ पे 2 म्यूनसिपैलिटीज़ का गठन किया गया है, एक है रायपुर और एक है बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर म्यूनसिपल कमेटी का यहाँ पर गठन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में औपचारिक रूप से शामिल हुआ है। इसको लेकर के अब शब्दों का हेरफेर करके प्रश्न कई तरीके से ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न वैसे पूछा गया है कि औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल हुआ है, तो शामिल हुआ था 1854 में। 1853 में हालांकि रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 1854 में ऑफिशियली शामिल हुआ और 1855 में जो रघुजी तृतीय के जो जिलेदार थे गोपाल राव, इन्होंने औपचारिक रूप से यह शासन ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। तो तीनों डेट याद रखिएगा, 1853, 1854 और 1855। ठीक, इसके बाद में इस क्षेत्र में जो प्रमुख व्यक्ति, जो प्रमुख अधिकारी कार्यरत हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख अधिकारी आपको पता है चार्ल्स सी इलियट। इन्होंने 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बना दिया। मध्य प्रांत कहने का मतलब है उस समय जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जो बॉर्डर वाला क्षेत्र था, यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो उड़ीसा का कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था, जिसको सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत कहा जाता था। ठीक है, तो इस मध्य प्रांत को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बना दिया गया और 1854 में नागपुर के रेजिडेंट मिस्टर मेंजल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। मतलब इस पूरे क्षेत्र में कमिश्नरी स्टेटस, इस पूरे क्षेत्र को कमिश्नरी स्टेटस दे दिया गया और मिस्टर मेंसल को कमिश्नर नियुक्त किया गया। साथ ही चार्ल्स सी इलियट को यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक, अब इसके साथ में हमको ये पता चल गया कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है, चार्ल्स सी इलियट। और इसके साथ में कुछ सहायक कमिश्नर भी भेजे गए हैं बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र के लिए। बिलासपुर में गोपाल राव, जो कि अंतिम जिलेदार थे, उनको कमिश्नर बना दिया गया या सहायक कमिश्नर बना दिया गया। और रायपुर के लिए मोबीब उल हसन को चार्ल्स सी इलियट के सहायक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 3 चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। पहला पद है यहाँ पे कमिश्नर का, उसके नीचे हैं डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के नीचे हैं सहायक कमिश्नर। ठीक है, तो कमिश्नर के रूप में किसको बिठाया गया है? कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं मेंसल, डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं इलियट
और छत्तीसगढ़ में सहायक कमिश्नर के रूप में 2 लोगों का नाम याद रखना है, गोपाल राव और मोबीब उल हसन। ठीक, अब इन सभी के सहयोग से एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लागू होने के बाद में यहाँ पर शासन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है इसको देखते चलेंगे। अब इस क्षेत्र को कमिश्नरी क्षेत्र तो बना दिया गया। अब इस क्षेत्र पे शासन करने के लिए छोटे छोटे तहसीलों का गठन करना शुरू किया गया, ताकि हर एक जगह पे एक अधिकारी बैठा करके, हर एक तहसील में एक अधिकारी बैठा करके उस जगह से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके या फिर शासन प्रशासन चलाया जा सके। 1854 में ही तहसीलदारी व्यवस्था शुरू कर दी गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था या फिर मराठों के अधीन, ब्रिटिशर्स के अधीन तहसीलदारी व्यवस्था कब शुरू की गई है? 1854 में। शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम इलियट, चार्ल्स सी इलियट ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की है। 1854 में जब तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की गई है तब कुल कितने तहसीलों का निर्माण किया गया? तो याद रखना है कि इस समय 3 तहसील बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका रायपुर, एक है धमतरी और एक है रतनपुर। ठीक, इसके बाद में नवागढ़ और धमधा को बाद में तहसील बना दिया गया। ठीक है, नवागढ़ और धमधा को तहसील बना दिया गया, लेकिन बाद में धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बना दिया गया। धमधा को हटा करके दुर्ग को तहसील बना दिया गया और फ्यूचर में सिमगा को भी तहसील के रूप में ऐड कर लिया गया। ठीक, तो याद रखना है शुरुआत में कौन कौन सा तहसील था? रायपुर, धमतरी, रतनपुर। इसके बाद में और नए तहसील ऐड किए गए, नवागढ़ और धमधा, और इसके बाद में धमधा को हटा करके दुर्ग को तहसील बना दिया गया। क्रम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कौन कौन से तहसील थे, किस क्रम में बने हैं। तो फर्स्ट फेज में रायपुर, धमतरी, रतनपुर, सेकंड फेज में नवागढ़ और धमधा, और थर्ड फेज में धमधा हटा करके दुर्ग। ठीक, इसके बाद में 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ में तहसीलदारों को कौन कौन से अधिकार मिल गए? दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, तो दीवानी अधिकार कहने का मतलब है पैसों से संबंधित, लैंड रेवेन्यू से संबंधित, और फौजदारी का मतलब है आपका लड़ाई झगड़े के मामले में जो विवाद हो गए हैं तो उनसे उनको उनके खिलाफ या उनके सॉल्यूशन के लिए इनको जज के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, तो तहसीलदार के 2 काम मिल गए, दीवानी और फौजदारी। अगला है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि परगनों का पुनर्गठन कर दिया गया, और जो कमाविजदार होते थे परगनों में, हमने पढ़ा था ना परगनों के प्रमुख अधिकारी कौन है? कमाविजदार। तो कमाविजदार के स्थान पर नायब तहसीलदार नाम से नया पद बना दिया गया, जो कि तहसीलदार के अंतर्गत आ गए। तहसीलदार के नीचे कौन आ गए? नायब तहसीलदार। ठीक, अब एक क्रम समझ लीजिएगा। क्रम क्या है? सबसे पहला, सबसे ऊपर पोस्ट कौन सा है? कमिश्नर का। कमिश्नर के ऊपर, कमिश्नर के नीचे कौन बैठा है? डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर कौन है छत्तीसगढ़ में? चार्ल्स सी इलियट। छत्तीसगढ़ में इन्होंने 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त कर दिए। कौन कौन था? एक तो था आपका छत्तीसगढ़ बिलासपुर क्षेत्र में गोपाल राव और रायपुर क्षेत्र में मोबीब उल हसन। ठीक, अब इस पूरे क्षेत्र को कई छोटे छोटे तहसीलों में बांट दिया गया था। तहसीलों के अंतर्गत जो छोटे परगने थे, इनको इन परगनों का शासन चलाने के लिए नायब तहसीलदार की नियुक्ति कर दी गई थी। तो नायब तहसीलदार किसके अंडर आ गए? तहसीलदारों के अंतर्गत आ गए। तो ये पूरा प्रशासन जो है वो एक हायरार्की के रूप में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के रूप में अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होते चला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पुलिस प्रशासन के लिए भी कुछ काम किया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ को इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को इन्होंने 4 भाग में बांट दिया है, 4 पुलिस क्षेत्रों में बांट दिया है। कौन कौन सा था? रायपुर सदर, रायपुर तहसील, धमतरी तहसील और रतनपुर तहसील। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न जो सीधा सीधा पूछा गया है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा पुलिस मैनुअल लागू था? तो छत्तीसगढ़ में पंजाब का पुलिस मैनुअल लागू था, जो कि 1858 से लागू हुआ। इसके अलावा 1862 में छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में कुछ सुधार कार्य किए गए, और इस सुधार कार्य में ये था कि छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, प्रत्येक थाने में थानेदार और उनके सहयोगियों के रूप में अलग अलग लोगों की नियुक्ति की गई है। मतलब यहाँ पे कई नए पोस्ट बना दिए गए। पुलिस व्यवस्था में
छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, उसके अंतर्गत सहायक अधीक्षक, उसके अंडर थानेदार और उसके अंडर कुछ सिपाही या उनके सहयोगी नियुक्त करने शुरू हुए हैं। तो प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत हुई है 1862 से। ठीक है। इसके बाद में जमींदारी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था जमींदारों द्वारा की जाती थी। मतलब पता है कि जमींदारी, अगर किसी क्षेत्र का कोई जमींदार है तो वही वहाँ का माई बाप होता था, वही वहाँ का कर्ता धर्ता होता था। ठीक है। इसके अलावा सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी थोड़े से यूनिक टाइप के शब्द हैं, चाहे वो टैक्स से संबंधित शब्द हों, चाहे किसी पद से संबंधित शब्द हों, चाहे किसी क्षेत्र से संबंधित शब्द हों, इन शब्दों को लेकर के एग्जाम में प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि इन शब्दों को लेकर के एक विद्यार्थी के रूप में हम उतने कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द पढ़ने के बाद में इतने शब्दावलियों के मतलब और उन शब्दावलियों से संबंधित जो अन्य बातें हैं वो हम शायद याद नहीं रख पाते हैं। तो एग्जामिनर इस चीज़ को पॉइंट करता है और वो ऐसे शब्दों को एग्जाम में पूछता है। तो सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था, प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। अगला है जेल व्यवस्था के बारे में। जेल के बारे में एक ही चीज़ है कि डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट जो थे, इन्होंने जेल प्रशासन में कुछ आवश्यक सुधार किए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि जेल प्रशासन में सुधार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट। इसके अलावा रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया है। ठीक है, वो भी किसके समय में? चार्ल्स सी इलियट के समय में। यह दोनों प्रश्न भी पूछे गए हैं। क्या क्या सुधार हुए हैं ये हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट है जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं, रायपुर सेंट्रल जेल के बारे में और यहाँ पे जेल प्रशासन में सुधार के बारे में। दोनों किसके समय में हुए हैं? चार्ल्स सी इलियट के समय में। अगला है मध्य प्रांत का निर्माण एवं छत्तीसगढ़ के जिले एवं संभाग व्यवस्था। अब मैंने जैसे आपको बताया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वर्तमान जो महाराष्ट्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको मिला करके मध्य प्रांत कहा जाता था। मध्य प्रांत या इसको सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता था। और इसी में आप एक और चीज़ गौर करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अलावा इस क्षेत्र में, जैसे कि ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, इसके अलावा उड़ीसा का कुछ क्षेत्र भी यहाँ पे शामिल होता था। ये जो एरिया है ये उड़ीसा के अंतर्गत है वर्तमान में, लेकिन उस समय ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही हुआ करता था। ठीक है। इस पूरे एरिया को मिला करके क्या कहा जाता था? इस पूरे एरिया का नाम था सेंट्रल प्रोविंस या इसी को ही मध्य प्रांत कहा जाता था। ठीक। तो किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को जिलों में या संभागों में बांटा गया है इसकी चर्चा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। संभाग का गठन कब हुआ, जिलों का गठन कब हुआ, या संभाग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते थे। ठीक है। तो 2 नवंबर 1861 को औपचारिक रूप से मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण किया गया। अब ये डेट महत्वपूर्ण है, 2 नवंबर 1861। कब हुआ है? 2 नवंबर 1861। किसका निर्माण हुआ है? सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का निर्माण हुआ है, जो कि कौन कौन से क्षेत्र से मिलकर बना था? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मिलकर बना था। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी नागपुर। तो यहाँ पे अब एक कह सकते हैं कि राज्य का निर्माण हो गया है। राज्य का नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत। इस मध्य प्रांत को अब जिलों में बांटना शुरू किया गया। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जिलेदारी व्यवस्था शुरू हो गई। एक जिलेदारी व्यवस्था हमने पढ़ा है कहाँ पे? रघुजी तृतीय ने इस पूरे क्षेत्र को ही एक जिला घोषित कर दिया था और यहाँ पे अलग अलग जिलेदार बैठा दिया था शासन संभालने के लिए, साथ ही टैक्स कलेक्ट करने के लिए। वो वाली जिलेदारी व्यवस्था अलग है, वो मराठों के समय में थी। लेकिन मॉडर्न एज का या मॉडर्न टाइम का जो हम जिला व्यवस्था देखते हैं पूरे भारत में, उस जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत हम यहाँ से कह सकते हैं, मतलब 1861 से। ठीक है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे 2 नवंबर सन 1861 को इस पूरे क्षेत्र को मध्य प्रांत के रूप में घोषित किया और यहाँ पर जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। जब इस व्यवस्था की शुरुआत की गई तो उस समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से? संबलपुर वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र है, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है रायपुर। ठीक है।
रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ये तीनों जिले थे। याद रखिएगा, अभी जिलों के घोषणा हुआ है, तो इन तीनों को जिले के रूप में घोषित किया गया है। सेंट्रल प्रोविंस के 3 जिले, बहुत सारे जिलों में से 3 जिले कौन कौन से थे? संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। अब प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे और कौन कौन से जिले थे? तो 3 जिले थे, संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को एक संभाग बना दिया गया। संभाग किसका? मध्य प्रांत का। मध्य प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? एमपी, सीजी और महाराष्ट्र। इस पूरे क्षेत्र को संभाग में बांटा गया। कितने संभाग में? 5 संभाग में। संभाग में कौन कौन से थे? एक है नागपुर संभाग, एक है छत्तीसगढ़ संभाग, एक था सागर संभाग, एक है गोदावरी तालुका और एक है जबलपुर संभाग। इसमें छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत ये 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो इतनी चीज़ों को प्रश्न में कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछा गया है। आप फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो संभाग या कमिश्नरी व्यवस्था कब शुरू हुआ है? 1862 में। 1861 में एक क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861 पूरे क्षेत्र को मध्य प्रांत के रूप में घोषित किया गया, जिलेदारी व्यवस्था शुरू की गई। ठीक, 1862 में इन जिलों को संभागों में विभाजित कर दिया गया, या संभाग या कुछ जिलों को मिलाकर के संभाग बना दिया गया। अब 1862 में जो संभाग व्यवस्था शुरू हुआ उसमें कुल 5 संभाग बांटे गए, और छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया था जिसमें 3 जिले थे, इन तीनों जिलों को मिलाकर के एक संभाग बनाया गया जिसको हम छत्तीसगढ़ संभाग कहते हैं। ठीक, इसके बाद में वापस से 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन हो रहा है, जहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं। अब ये पुनर्गठन क्यों हुआ है? तो याद रखिएगा, आपको पता है 1905 का जो वर्ष है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम इसको किस नाम से जानते हैं? बंगाल का विभाजन के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1905 में ही भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन के दौरान ही छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र जो है वो इस विभाजन के टेरिटरी के अंदर आया था। अब ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एरिया है, मैं वापस से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पूरा एरिया है जिसको कि हम वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं, साथ ही उससे लगा हुआ पश्चिम का हिस्सा जिसको हम बंगाल कहते हैं, इसके दक्षिण में आएंगे तो उड़ीसा वाला क्षेत्र शुरू हो जाएगा। और ये जो पूरा एरिया था इसको मिला करके क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। उस समय का बंगाल इतना बड़ा था, जिसमें कि उस समय का बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश और उड़ीसा का कुछ हिस्सा, ये सब कुछ शामिल था। इसको हम कहते थे उस समय बंगाल। अब बंगाल विभाजन में आपको पता है कि एक एरिया को घोषित कर दिया गया पूर्वी बंगाल, और बचा हुआ एरिया को घोषित कर दिया गया पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में उस समय का जो बंगाल वाला क्षेत्र था, इसका जब विभाजन हुआ तो जो पश्चिम बंगाल था उसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र शामिल होता था, जिसको कि तोड़ करके मतलब जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा तोड़ करके बंगाल को वापस कर दिया गया। जैसे कि 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल एक जिला संबलपुर को उसके अधीन रियासतों के साथ में छत्तीसगढ़ से पृथक करके बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? बंगाल का जो कुछ हिस्सा उड़ीसा का कुछ हिस्सा जो उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था, इस एरिया को मतलब उड़ीसा का जो एरिया है इसको काट करके बंगाल को, जो पश्चिम बंगाल था, उसको दे दिया गया था। ठीक है, अब उस समय ये बंटवारा किस तरीके से हुआ होगा इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा भी इस बंटवारे के चपेट में आ गया था। ठीक है, तो एक्चुअली में कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का पश्चिम बंगाल में चला गया था, और कुछ हिस्सा जो उस समय छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं होता था वो छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ शामिल हुआ उस समय? कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर, ये सब छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ था। और छत्तीसगढ़ से टूट के अलग क्या क्या हुआ है? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। ठीक है, तो ये सब छत्तीसगढ़ से अलग हुए हैं, और बाकी कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर ये छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए थे। तो ये भौगोलिक पुनर्गठन याद रखिएगा कि कौन कौन से हिस्सों को अलग किया गया है और कौन कौन से
क्षेत्र छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए थे। यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 1905 को इन क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया है। यह बिंदु भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस पूरे क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था किस तरीके से चलाई जा रही थी। ठीक है, मतलब 1854 में इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का शासन होने के बाद किस तरीके से शासन व्यवस्था चल रही थी, इसके बारे में यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ताहूतदारी हम पढ़ चुके हैं, खालसा भूमि भी पढ़ चुके हैं, ज़मींदारी के बारे में भी आपको पता है। ताहूतदारी जो क्षेत्र उपजाऊ नहीं है उसको सुधारने के लिए व्यवस्था थी, ताहूतदारी व्यवस्था। खालसा भूमि मतलब जो क्षेत्र शासन के अधीन आता था, मतलब राजा की भूमि जो होती थी उसको खालसा क्षेत्र कहा जाता था। जमींदारों की जो भूमि है, जहाँ पे ठेकेदारी जैसी व्यवस्था कह सकते हैं, जमींदार टैक्स कलेक्ट करेगा, अपना पैसा, अपना जो जितना उसका खर्च हुआ है और अपना कुछ लाभ ले करके बाकी का पैसा राजा के पास पहुंचा देगा। यही तीन व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों के समय में भी लागू थी, जिसमें सैंडिस के काल में ताहूतदारी व्यवस्था के अंतर्गत दो नए ताहूत बनाए गए, लोरमी और तेरेंगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रघुजीत रीति के काल में सिरपुर और लवन बनाए गए थे। चार्ल्स इलियट के काल में संजारी, खल्लारी और सिहावा ये नए ताहूत बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों ने यहाँ पे एक नई व्यवस्था शुरू की थी, इसका नाम है तिसाला बंदोबस्त। तिसाला बंदोबस्त भी टैक्सेशन का एक नया मेथड था। इसके अलावा बिलासपुर में भू राजस्व की व्यवस्था। बिलासपुर में 1868 में एक व्यक्ति हैं चीशम, इसको छत्तीसगढ़ में बंदोबस्त अधिकारी भी कहा जाता है। इन्होंने भू राजस्व की कुछ नई व्यवस्था शुरू की और सबसे पहला बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है जो कि चीशम के द्वारा लागू किया गया था 1868 में। तो 1868 में चीशम द्वारा प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। एक लाइन में पूछने वाला प्रश्न है। अगला है मराठा कालीन जो गौटिया है, इनको मालगुजार के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, गांव का प्रमुख होता था गौटिया, अब गौटिया को मालगुजार का नाम दे दिया गया था। इसके अलावा भू राजस्व के लिए मालगुजारी व्यवस्था शुरू किया गया, मतलब मालगुजार जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा और राजा तक पहुंचाएगा या अंग्रेज अधिकारी तक पहुंचाएगा। इसके अलावा 1869 का बंदोबस्त व्यवस्था, मतलब जिसमें गौटियाओं को मालगुजार बना दिया गया है और इनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार या फिर कह सकते हैं कि जिम्मेदारी सौंप दिया गया है। अब ये जो मालगुजार थे, मालगुजार पहले कौन थे? गौटिया थे, गांव का प्रमुख गौटिया थे। गौटिया को नाम बदल करके मालगुजार कहा दिया गया और मालगुजार का अधिकार हो गया या ड्यूटी हो गया टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेज अधिकारियों तक टैक्स पहुंचाना। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि मालगुजारों को भू स्वामित्व प्रदान किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि पूछेगा कि बंदोबस्त व्यवस्था में ये बिंदु शामिल किए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि बंदोबस्त व्यवस्था में गौटियाओं को मालगुजार का डेजिग्नेशन दे दिया गया। इसके अलावा मालगुजारों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो गया, मतलब अगर कोई किसान टैक्स नहीं पे कर पा रहा है तो मालगुजार उनकी भूमि से उनको बेदखल कर सकता था। इसका मतलब यह है कि मालगुजार के पास में भूमि का मालिकाना हक आ चुका है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस क्षेत्र पर खेती करवा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। गौटिया को मालगुजार कह दिया गया और मालगुजारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। ये सारा खेल किस लिए हो रहा है? ताकि अंग्रेज जो है वो किसानों के गुस्से से बचे रहें और मालगुजार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू प्राप्त करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमि पर 12 वर्षों से काबिज जो किसान थे उनको स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? जो मालगुजार है वो क्या करते थे कि जब उनको मालिकाना हक प्राप्त हो गया है भूमि का, तो अलग अलग वर्ष में अलग अलग किसानों को अलग अलग भूमि अलॉट कर देते थे कि आप इतनी भूमि पर खेती करेंगे और इतना टैक्स पे करेंगे। अब अगर कोई किसान 12 वर्षों से लगातार किसी एक भूमि पर खेती कर रहा है तो उनको उस भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। लेकिन अगर 12 वर्ष पूरा होने से पहले ही
मान लो मालगुजार ने या गौटिया ने उसको कोई दूसरा भूमि अलॉट कर दिया, तो इसका मतलब है कि उनको मालिकाना हक कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये एक ऐसा रूल था जिसको कि आसानी से बाईपास किया जा सकता था किसानों को भूमि देने से बचने के लिए। ठीक है, अगला है ब्रिटिशर्स के टाइम में डाक व्यवस्था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ये अपना कनेक्टिविटी को या कह सकते हैं कि संदेश भेजने का, संदेश प्राप्त करने का जो पूरा इनका सिस्टम था उसको और मजबूत बनाने के लिए इन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत किया और जिला स्तर पर दफेदार की नियुक्ति किया। दफेदार क्या है? डाक व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पोस्ट है दफेदार। तो जिला स्तर पर दफेदार की नियुक्ति किया और रायपुर में एक नया डाकघर प्रारंभ किया। साथ ही एक व्यक्ति को इस डाकघर का जिम्मेदारी सौंपा गया जिसको एक पोस्ट प्राप्त हुआ, एक डेजिग्नेशन प्राप्त हुआ। इसको डेजिग्नेशन था पोस्ट मास्टर। प्रश्न पूछा गया है कि रायपुर के डाकघर के प्रथम पोस्ट मास्टर कौन है? तो प्रथम पोस्ट मास्टर थे लेफ्टिनेंट स्मिथ। अब इसको आज के पोस्ट मास्टर जैसा कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि आज के पोस्ट मास्टर के पास सिर्फ चिट्ठी या फिर जो डॉक्यूमेंट है, जो डाक है, उसको पहुंचाने के अलावा और कोई पावर नहीं है। लेकिन जो उस समय 1857 में जो रायपुर में डाकघर स्थापित किया गया था, उस समय डाकघर का जो पूरा पावर है वो एक सैन्य अधिकारी को दिया जा रहा है। मतलब वो डाक पहुंचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था, किसी भी सिक्योरिटी के नाम से उसको हर तरीके के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, हर तरीके के सैन्य अधिकार या फिर सुरक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त थे और इस प्रकार प्रथम पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया था रायपुर में, लेफ्टिनेंट स्मिथ। ये नाम याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है। अगला है मुद्रा व्यवस्था। नागपुरी रुपया को बंद करके इन्होंने कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए। कब शुरू किए? 5 जून 1855 को। बस ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। सिक्के जारी हुए थे 1 मई 1855 को और इसको ऑफिशियली जारी कब किया गया या चलाना शुरू किया गया? 5 जून 1855 को। अगला है यातायात व्यवस्था के बारे में। यातायात व्यवस्था में सड़क यातायात के हिसाब से देखा जाए तो 1854 में इन्होंने लोक कार्य विभाग की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा 1882 में गेज रेल लाइन की स्थापना की राजनांदगांव से नागपुर तक के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जो सबसे पहला रेलवे स्टेशन था वो कौन सा था? राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में बनाया गया था। 1887 में छत्तीसगढ़ रेलवे का शुभारंभ किया गया जो कि बंगाल से नागपुर तक जाता था। 27 नवंबर 1888 में प्रदेश का पहला रेल बंगाल से नागपुर के बीच में संचालित किया गया। और वर्ष 1900 में बिलासपुर का जो रेल मंडल है इसकी स्थापना की गई जो कि कलकत्ता रेलवे के अधीन कार्य करता था। ठीक, 1890 में बिलासपुर रेलवे स्टेशन बनाया गया, लेकिन उससे पहले ही 1882 में राजनांदगांव में रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो पूछा जाए छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में 1882 में। प्रथम रेल कब चला था? छत्तीसगढ़ में बंगाल से नागपुर के बीच में 1887 में। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में। बिलासपुर रेल मंडल किसके अधीन आता था? कलकत्ता रेलवे के अधीन आता था। यही कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि घुमा फिरा के बार बार पूछे गए हैं। न्याय व्यवस्था की बात करें तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस का कोड लागू किया था। साथ में ही पंजाब में लागू सिविल कोड को ही यहाँ पे लागू कर दिया था। न्याय व्यवस्था के लिए भी इन्होंने वही कानून अपनाए जो कि पंजाब में लागू थे और पुलिस व्यवस्था के लिए भी वही कानून अपनाए जो कि पंजाब में लागू थे। तो पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए ही पंजाब में लागू नियमों को यहाँ पर लागू किया गया। इसके अलावा रायपुर और बिलासपुर में डिप्टी कमिश्नर को मुख्य न्यायिक अधिकारी बनाया गया। ठीक है, आपका रायपुर और बिलासपुर में जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर कौन थे अभी? इलियट, है ना, चार्ल्स सी इलियट।
तो रायपुर बिलासपुर में जो डिप्टी कमिश्नर है चार्ल्स एलियट, इसको ही मुख्य न्यायिक अधिकारी बना दिया गया। इसके पास दीवानी और फौजदारी न्यायालय के अधिकार हुआ करते थे। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था के बारे में यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। इंडियन हिस्ट्री में ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा के संबंधित फैक्ट्स। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान अन्य जो प्रमुख जो कार्य किए गए हैं उनका एक टेबल दिया गया है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ यहाँ पर एक फैक्ट के तौर पर एक टेबल में रिवाइज हो रही हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू हुई है। 1855 में नागपुरी रुपया को बंद करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के शुरू किए गए। 1857 में रायपुर में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की गई। 1858 में छत्तीसगढ़ में पुलिस मैनुअल लागू किया गया। 1862 में पुलिस सुधार किए गए और 1871 में छत्तीसगढ़ में आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया। कुछ ऐसी जनजातियां होती थी जिनको कि आपराधिक जनजातियों के अंतर्गत रखा जाता था। मतलब अगर समाज में कहीं भी कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो पूरा का पूरा जो आरोप है उन जनजातीय लोगों के ऊपर ही लगा दिया जाता था। इसके लिए एक कानून लागू किया गया था, आपराधिक जनजाति अधिनियम कानून। इस अधिनियम के अंतर्गत उन जनजातियों को लिस्ट किया गया था कि ये जनजातियां जो है वो कह सकते हैं कि अपराधी स्वभाव की हैं और इन लोगों का किसी क्षेत्र में प्रवेश वर्जित किया जा सकता था। ठीक है, उसके लिए यह कानून लागू किया गया था। इस समय कंपनी का शासन लागू हो गया था और कंपनी के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए हैं उसका एक लिस्ट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछा गया है भोपालपट्टनम विद्रोह के बारे में। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं काकतीय वंश पढ़ते समय। कंपनी के विरुद्ध कुछ विद्रोह हुए हैं जिसमें कि टॉप 3 या शुरुआत के 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हुआ है हल्बा विद्रोह, ये भी काकतीय वंश के समय में हुआ है। सेकंड है सरगुजा विद्रोह और तीसरा है आपका भोपालपट्टनम संघर्ष। ये जो फर्स्ट और थर्ड हैं ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में हुए हैं, मतलब काकतीय वंश का जो शासन था उस क्षेत्र में हुए थे। और सेकंड वाला आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा क्षेत्र में हुए थे। तो अगर विद्रोह के हिसाब से देखें तो कंपनी का शासन शुरू होने के बाद में मुख्य 3 विद्रोह हुए थे। पहला है हल्बा विद्रोह, दूसरा है सरगुजा विद्रोह और तीसरा है भोपालपट्टनम संघर्ष। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कंपनी का शासन लागू होने के बाद तीसरा विद्रोह कौन सा था, तो तीसरा विद्रोह था भोपालपट्टनम संघर्ष। इसके अलावा कुछ विद्रोह हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काकतीय वंश में। परलकोट विद्रोह, कोल विद्रोह, इसके अलावा बरगढ़ रायगढ़ का विद्रोह ये हमने नहीं पढ़ा है। उसके अलावा तारापुर और मेरिया विद्रोह ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जमींदारियाँ। जमींदारियों के हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं गया है, सिर्फ एक चीज़ पूछा गया है मिस्टर जेनकिंस के बारे में। मिस्टर जेनकिंस का एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आधार बना करके प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ज़मींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक और अनिवार्य रहा है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट था मिस्टर जेनकिंस का। और 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में परगनों एवं जमींदारियों की संख्या कितनी थी? तो 9 परगने थे और 27 जमींदारियाँ थी। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट जो मुख्य रूप से 9 रियासतें थी या यूं कहें कि 14 रियासतें थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 14 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी इसको याद रखना है। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रियासत थी या नहीं थी करके। तो मूलतः या मूल रूप से 9 रियासतें थी। और जब 1905 में टेरिटरी एक्सचेंज हुआ है, मतलब बंगाल का विभाजन होने की वजह से जब टेरिटरी चेंज हो रहा था उस समय छत्तीसगढ़ के 5 रियासत बंगाल में चले गए थे और बंगाल का 5 रियासत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो शुरुआत में 14 रियासत कौन कौन से थे? बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, सक्ती, सारंगढ़, रायगढ़। इसके अलावा कालाहांडी, पटना, बामरा, रायखोल और सोनपुर, ये 14 रियासत शुरुआत में थे। लेकिन जैसे मैंने बताया टेरिटरी एक्सचेंज की वजह से ये सारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से हट गए और बंगाल क्षेत्र से कुछ या बंगाल या उड़ीसा क्षेत्र से कुछ क्षेत्र यहाँ पर शामिल हो गए, जैसे कि कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर। ये सभी उड़ीसा वाले क्षेत्र से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल कर दिए गए।
ठीक। इसके बाद में ब्रिटिश नियंत्रण के काल में जमींदारों से टकोली नाम का टैक्स वसूला जाता था, जो कि टैक्स का महत्वपूर्ण स्रोत था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको बार बार रिपीट हो चुके हैं, उनका चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे 9 परगने 27 जमींदारियाँ थी, इसकी चर्चा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी कौन सी थी, यह प्रश्न पूछा गया है, पेंड्रा। और पिंडारियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, यह भी पेंड्रा जमींदारी के आसपास था। इसके अलावा जमींदारी जब्त होने की घटना किसके काल, कौन से जमींदारी में हुई थी, तो जमींदारी जब्त हुआ था कोरबा का। और इसके अलावा मराठों के समय में कौन से जमींदार ने जल समाधि ले लिया था, तो धमधा के जमींदार ने मराठा शासक बिंबा जी के डर से जल समाधि ले लिया था। ठीक है, मतलब सुसाइड कर लिया था। ठीक, तो इतने चीज़ें हैं जो कि प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। और ये जो 3-4 फैक्ट हैं इनको याद रखिएगा, ये रिपीट नहीं हुए हैं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बड़े मतलब लॉजिकल प्रश्न हैं। एकमात्र मुस्लिम जमींदारी पेंड्रा, सबसे ज़्यादा पिंडारी से परेशान वाला क्षेत्र पेंड्रा, जमींदारी जब्त हुआ था किसका, कोरबा का, और धमधा वाले जो जमींदार थे उन्होंने जल समाधि ले लिया था। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतियाँ। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का शासन और शासन व्यवस्था किस तरीके से चला है, इससे संबंधित लगभग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनका डिस्कशन हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।